नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद वशिष्ठ ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास जो हमारी चल रही थी वो अधिगम के चैप्टर की थी, जिसे हमने कंप्लीट किया और एक नए अध्याय की शुरुआत की उसी इकाई संख्या 2 में, जिसका नाम है अभिप्रेरणा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर इकाई से, जैसे कि हमारी टोटल 5 इकाइयाँ हैं और हर इकाई से लगभग आपके 6 सवाल आएंगे, कोई कम या ज़्यादा वाला खेल नहीं है। हर इकाई से 6 सवाल है, इसलिए सभी इकाइयाँ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमने अभिप्रेरणा चैप्टर के अंदर पिछली क्लास में देखा कि अभिप्रेरणा शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम या मूवियर से हुई है, जिसका अर्थ है गति करना या आगे बढ़ाना। तो जो भी हमें हमारे जीवन पथ पर आगे की ओर लेके जाता है, गति करवाता है, आगे बढ़ाता है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अब अभिप्रेरणा के लिए 3-4 लोगों ने अपनी परिभाषा दी, जिसमें से 1 या 2 परिभाषा बार बार रिपीट होती है। मैंने कहा कि साहब किसी क्रिया को उत्तेजित करने, उसे जारी रखने, ये शब्द जहां पर आ रहे हो, उत्तेजित करना और जारी रखना, तो वो परिभाषा हो जाएगी गुड़ की। जिस परिभाषा में सर्वोच्च राजमार्ग, सोने की सड़क या स्वर्णपथ बताया जा रहा हो, वो भाई हो जाएगा स्किनर, और स्किनर की परिभाषा ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो व्यक्ति ये कहे कि ये हमारे क्यों का उत्तर देती है, तो जो क्यों का उत्तर दिलवा रहा हो वो क्रैचफील्ड हो जाएगा। और जो एक आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा हो, इंटरनल पावर्स की बात कर रहे हो, आंतरिक शक्ति की बात कर रहा हो, वो हो जाएगा साहब मैकडोनाल्ड। अब बढ़ते हैं आगे, तो चलिए देखते हैं। अब ये जो अभिप्रेरणा है, आखिर ये अभिप्रेरणा क्या अकेली है? क्या अभिप्रेरणा कैसे सिद्ध करें कि साहब हमें प्रभावित करती है? अभिप्रेरणा में ऐसा कौन सा दम है जिसके लिए आप आज मोटिवेट होकर के रीट की इतने दिन से तैयारी कर रहे हो और आगे भी करोगे? जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाओगे आप तैयारी करोगे। ऐसा क्या है इस अभिप्रेरणा में? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो अभिप्रेरणा आपको दिख रहा है, ये दिखने में अकेला शब्द है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई है। इस अभिप्रेरणा का निर्माण 3 चीजों से मिलकर के हुआ है। ध्यान रखना इस बात को, चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, आसानी से याद होगा। अभिप्रेरणा का निर्माण 3 चीजों से मिलकर के हुआ है, यानी 3 चीजें जब मिली तब अभिप्रेरणा बनी। और अभिप्रेरणा की जो पहली चीज मैं मानता हूं वो है साहब आवश्यकता, जिसे अंग्रेजी में नीड भी कहते हैं। सबसे पहले है आवश्यकता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नीड। दूसरा है साहब चालक। अब वो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसके कुछ अलग नाम भी दे देता है, जैसे कि बिल्कुल मोनिका जी गुड मॉर्निंग, चालक, प्रणोद, या फिर इसको अंतर्नोद। इन 3 नामों से पूछ चुका हूं एग्जाम में। आवश्यकता तो एक ही शब्द है, लेकिन दूसरा जो है वो है चालक, प्रणोद या अंतर्नोद। अगर इन्हें अलग अलग याद करने से आपको बचना है तो अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द याद रखिएगा, ड्राइव। इतना सा अगर आपको याद रह गया ड्राइव, तो आपको फिर ये अलग अलग नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। गुड मॉर्निंग सुमन जी। और तीसरी चीज है लक्ष्य, जिसको प्रोत्साहक या उद्दीपक भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा का निर्माण 3 चीजों से मिलकर के हुआ है, आवश्यकता से, चालक से और लक्ष्य से। चालक को भी कई दूसरे नामों से जाना जाता है, तो लक्ष्य के भी कई दूसरे नाम हैं। अब यहां थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। चालक को तो ड्राइव कह दिया, आवश्यकता को नीड कह दिया, लेकिन इनके अलग अलग अंग्रेजी अर्थ हैं। तो ध्यान रखना, लक्ष्य को तो अंग्रेजी में कहते हैं गोल, प्रोत्साहक को कहते हैं इंसेंटिव, और उद्दीपक को कहते हैं स्टिम्युलस। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के अब हमें एक बात साफ सुथरी क्लियर हो गई है कि अभिप्रेरणा का निर्माण 3 चीजों से हुआ है, आवश्यकता से, चालक से और लक्ष्य से। इसको एक बार अच्छे से इस चार्ट को देख लो। स्क्रीनशॉट आप ले नहीं पाते हो आजकल, इसलिए एक बार देख लो, फिर इसके आगे की बात हम करें। चलो जी, अब साहब ये हमें पता चल गया कि अभिप्रेरणा का निर्माण 3 चीजों से हुआ है। लेकिन एग्जाम में जैसे मैंने देखा है, सीटेट का, केवीएस का, नवोदय का, पीजीटी, टीजीटी, ये जितने भी एग्जाम्स लगते हैं, डीएसएसबी,
इनके अंदर एक सूत्र आता है जिसको एक विशेष नाम से पूछा जाता है एग्जाम में, और वो है ये अभिप्रेरणा सूत्र, मोटिवेशन फॉर्मूला। वो एक क्वेश्चन देता है कि पहचानिए इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का सूत्र नहीं है, तो 4 ऑप्शन देता है। तो वो सूत्र कैसा होता है, N प्लस डी प्लस जी, N प्लस डी प्लस आई, N प्लस डी प्लस एस, या N प्लस डी प्लस पी। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अभिप्रेरणा का सूत्र जो होंगे वो सूत्र 3 प्रकार के बनेंगे। कैसे बनेंगे तो पिछली बार में देखो जाकर के, नीड तो इसको मान लीजिए N, डी ड्राइव में से डी निकाल लिया, यहां से निकाल लिया G, इंसेंटिव का निकाल लिया I, और स्टिमुलस का निकाल लिया S। तो सूत्र क्या बनेंगे, सूत्र स्पष्ट रूप से 3 ही बन रहे हैं, और वो सूत्र क्या बनेंगे आप देख लो। सूत्र बनेंगे नंबर 1, नीड प्लस ड्राइव प्लस गोल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यानी कि आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। नंबर 2, नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव, यानी कि आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहक। और तीसरा, नीड प्लस ड्राइव प्लस स्टिमुलस, यानी कि आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहक। अब आप खुद समझें, 4 ऑप्शन दिए थे उसने कि पहचानो इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का सूत्र नहीं है। तो 4 ऑप्शन में अगर वो बोलता है कि N प्लस डी प्लस आई, जब तो है, N प्लस डी प्लस एस, ये भी है, N प्लस डी प्लस जी, ये भी है, लेकिन N प्लस डी प्लस पी प्रोडक्ट बताया कभी नहीं बताया। इसका मतलब यही 3 वो सूत्र हैं जिन्हें अभिप्रेरणा सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से अभिप्रेरणा सूत्र कितने बनते हैं, तो आंसर दीजिएगा 3, और तीनों आपके सामने हैं। अच्छे से देख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब सुनो, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं ये पता चल गया। हेमलता जी गुड मॉर्निंग। अभिप्रेरणा के बारे में किसने क्या परिभाषा दी है ये पता चल गई। अभिप्रेरणा का निर्माण कितने चीजों से हुआ है ये पता चल गया, और अभिप्रेरणा सूत्र कौन कौन से होते हैं ये बातें, यानी कि 4 बातें हमें पता चल चुकी है मोटिवेशन से रिलेटेड। मैं आपको फिर बता दूं, मोटिवेशन वाले चैप्टर से 2 सवाल आएंगे। एक सवाल तो इन बेसिक्स में से आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और एक सवाल किसी सिद्धांत में से आएगा जिसकी ज्यादातर आने की संभावना या तो गेने वाले सिद्धांत से है या फिर आपके मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से है। स्मार्ट वर्क करते चलो, कहीं डिफीट नहीं खाओगे, झंडे आप ही को गाड़ने। अब देखो, अगली चीज ये आती है कि साहब इतनी चीजें हमने पढ़ ली, तो हमने अभी अभी आपको बताया कि साहब 3 चीजों से मिलकर के बनी है अभिप्रेरणा। और सबसे पहले क्या लिया हमने, आवश्यकता। तो यहां पर सबसे पहले हम उठाते हैं कि साहब ये जो अभी हमने शब्द इस्तेमाल किया, ये आवश्यकता क्या है। ये आवश्यकता क्या है, सिस्टमैटिकली समझते चलो। मनु विष्णु जी गुड मॉर्निंग। सिस्टमैटिकली समझते चलो, आवश्यकता क्या है, कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, आवश्यकता वो है जो आविष्कार की जननी है। बिना आवश्यकता के हम कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि जहां अभिप्रेरणा होगी वहां आवश्यकता भी होगी। अगर अभी हमें 500 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना दिया जाए तो हम में से फिर कोई ऐसा पागल नहीं है जो कि साहब तैयारी करने बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पैसा इतना है तो क्यों फालतू में दुख पाना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो आवश्यकता है, यानी कि जो नीड है, ये क्या है, ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। रीट में आपसे यह पूछता है, ध्यान रखना, आवश्यकता की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्यान रखना 2 तरीके से होती है। आवश्यकता की उत्पत्ति हमेशा 2 तरीके से होती है विद्यार्थियों। एक तो होती है किसी चीज की कमी से। बिल्कुल बिल्कुल, अभिप्रेरणा का आधार ही आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। तो साहब एक तो उत्पत्ति होती है आवश्यकता की किसी चीज की कमी से। हमारे शरीर में अगर किसी चीज की कमी हो जाए
तो आवश्यकता पैदा हो सकती है, और कभी कभी आवश्यकता कैसे पैदा हो सकती है? अधिकता से। किसी चीज की अगर हमारे शरीर में अधिकता हो जाए तब भी आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है, किसी चीज की हमारे शरीर में अगर कमी हो जाए तो भी हमारे अंदर आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन बिना उदाहरण तो आप समझेंगे नहीं। आइए उदाहरण बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देख लो, पानी की कमी से प्यास उत्पन्न हुई। इसका मतलब यह है कि पानी की जब हमारे शरीर में कमी हुई तो प्यास लगी, यानी कि एक आवश्यकता उत्पन्न हुई। लेकिन अब कैसे सिद्ध करें कि अधिकता से भी हो सकती है? तो इसका भी एग्जांपल देख लो। अपशिष्ट पदार्थ की अधिकता से उत्सर्जन की आवश्यकता। ध्यान रखना, जैसे ही हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की अधिकता हो जाती है तो हमें उत्सर्जन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। वो जो प्रतिदिन हम रात को खाना खा करके सुबह जब शौच को जाते हैं, जब हम मूत्र विसर्जन करने जाते हैं या हम शौच को जाते हैं, ये जितना भी हम जो प्रोसेस अपनाते हैं, सिक्रेशन जो अपनाते हैं, ये उत्सर्जन जो है ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की अधिकता हो गई है। तो दो बातें पता चल गई है विद्यार्थियों कि आवश्यकता जो है वो दो तरीके से उत्पन्न हो सकती है, या तो किसी चीज की कमी से, जैसे कि पानी की कमी से प्यास, या किसी चीज की अधिकता से, जैसे अपशिष्ट पदार्थों की अधिकता से क्या होगा? उत्सर्जन की आवश्यकता। फटाफट से देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो कई बातें धीरे धीरे पता चलती जा रही हैं। देखने में चैप्टर से लगता है पता नहीं कितना भीषण चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अब सुनो, मैं चार्ट के माध्यम से ऐसा पढ़ाऊंगा, जिंदगी में नहीं बोलोगे आप। अब बात आती है कि आवश्यकता की उत्पत्ति तो सर आपने दो प्रकार से बता दी है, कमी से और अधिकता से। लेकिन यह बताओ आवश्यकता होते कितने प्रकार की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड्स इन अवर ह्यूमन बॉडी? तो ध्यान रहे, अब बात आती है कि साहब आवश्यकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ नीड। आवश्यकता कितने प्रकार की होती? अब बात यहां आती है। बिल्कुल साहब, दिलीप जी गुड मॉर्निंग। अब सुनो, आवश्यकता के प्रकार जब वो आपसे पूछे तो आपको तब भी दो ही प्रकार बताने हैं। बहुत बढ़िया हेमलता जी, आवश्यकता के प्रकार जब पूछे तब भी आपको दो ही प्रकार बता देने हैं, जिसमें पहली तो आपको बता देनी है अनिवार्य आवश्यकताएं, यानी कि कंपल्सरी नीड्स। नाम से पता चल रहा है अनिवार्य हैं। और नंबर दो पे है गैर अनिवार्य आवश्यकताएं। तो बातें क्लियर हो गई है कि आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी और गैर अनिवार्य यानी कि नॉन कंपलसरी। नाम से पता चल रहा है कि इनमें क्या छिपा होगा। तो ध्यान दें, अनिवार्य आवश्यकताएं वे हैं जिनका पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। ये लाइन समझना इसकी। ये वो आवश्यकताएं हैं अनिवार्य जिनका पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया मर रही हो, भाड़ में जाए, आग लग रही हो, पहले वो आवश्यकताएं पूरा होना ज्यादा जरूरी है। यानी कि इन आवश्यकताओं का पूरा न होने पर, सपोज कीजिए ये वो आवश्यकताएं हैं जिनके पूरा न होने पर हम मर भी सकते हैं, हमारी प्राण लीला समाप्ति भी हो सकती, जीवन पखेरु बुड़ सकता हमारा। इसका मतलब यह है कि इनका पूरा होना बहुत जरूरी है। दुनिया मरती मरे ये पूरी करनी जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र त्याग। इसमें काम भी प्रवृत्ति को रखते हैं वैसे तो ध्यान रखना अनिवार्य आवश्यकता वो है जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र त्याग। दुनिया भाड़ में जा रही हो, पहले इनका पूरा होना बहुत सख्त जरूरी है। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा गैर अनिवार्य है, क्योंकि इनका पूरा होना इतना आवश्यक नहीं होता। इनका पूरा होना इतना आवश्यक नहीं होता, मतलब ये नहीं भी पूरी हो तो हम मर नहीं जाएंगे, जीवन चलता रहेगा। लेकिन ये पूरी नहीं हुई ना अनिवार्य वाली, तो हम मर भी सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्ता, उपलब्धि, रुपया पैसा, मान सम्मान आदि। आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, मान सम्मान कमाना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास ये नहीं है वो मर नहीं गए हैं, वो जिंदा हैं, जी रहे हैं फिर भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो आवश्यकताएं हैं जिनके पूरा न होने पर हम मर नहीं जाएंगे। तो क्लियर कट दो बातें पता चल गई हैं। आवश्यकताओं की उत्पत्ति भी दो प्रकार से होती है, कमी से और अधिकता से, और आवश्यकताएं होती भी दो प्रकार की हैं, अनिवार्य और गैर अनिवार्य। जिनका पूरा होना सख्त जरूरी हो अनिवार्य, जिनका पूरा न होने पर हम मर नहीं जाएंगे गैर अनिवार्य। एग्जाम की दृष्टि से क्या याद रखना है? हाँ बिल्कुल दिलीप जी, धन्यवाद। एक्चुअल में एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में पूछता है पहचानिए इनमें से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, और फिर 4 ऑप्शन दे देगा, भूख, प्यास, नींद, रुपया पैसा। काला गोला रुपया पैसा पे टिका देना है। समझ रहे हैं आप? फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब देखो, अभी अभी हमने देखो, अब मैं क्या है कि ये जो चैप्टर्स हैं इनको मैं बिल्कुल टेक्निकल वे में समझा रहा हूं आपको। चार्ट का बहुत ज्यादा प्रयोग करूंगा अब मैं आपके लिए, क्योंकि इससे क्या याद करना बहुत आसान हो जाएगा। साइकोलॉजी आपके लिए मान लो कि बिल्कुल बाएं हाथ का खेल लगेगी कि हाँ साहब बिल्कुल 2 मिनट का खेल है, इसको तो सही करके आना। देखो, अभी अभी हमने आवश्यकता के 2 प्रकार बताए। हमने आवश्यकता के 2 प्रकार बताए। एक तो साहब अनिवार्य आवश्यकता और दूसरा गैर अनिवार्य आवश्यकता। ये 2 प्रकार बताए, एक तो अनिवार्य आवश्यकता और एक गैर अनिवार्य आवश्यकता। क्या बताना चाहता हूं मैं इसमें आपको नया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई दफा वो क्या है, इन नामों से नहीं पूछता कि साहब पहचानो अनिवार्य कौन सी है या पहचानो गैर अनिवार्य कौन सी है। वो कई दफा हमको उलझाने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है। उन शब्दों के खेल में आप ना फंसें, इसके लिए मैं आपको कुछ शब्दों का जुगाड़ बताए दे रहा हूं, उससे आपका जीवन सरल हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दें। सबसे पहली बात, भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र त्याग, ये इंसान पैदा होने के साथ ही लाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये जन्मजात है, पैदाइशी है, पैदा होने के साथ ही ये चक्र चालू हो जाता है। इसीलिए वो कई बार अनिवार्य आवश्यकताओं को एक नाम और देता है, और वो नाम क्या है? जन्मजात आवश्यकता। ध्यान रखना, अभी मैं सिर्फ अनिवार्य बता रहा हूं। अनिवार्य के नाम पता चल गए तो गैर अनिवार्य के अपने आप ही पता चल जाएंगे। माथा पोड़ी वाला खेल ही नहीं है। चूंकि ये भूख, प्यास, नींद
इंसान पैदा होने के साथ ही अपने साथ लाता है, इसलिए अनिवार्य आवश्यकताएं जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं। सुनील मीणा जी गुड मॉर्निंग। दूसरी बात, इनको स्वाभाविक आवश्यकता भी कहते हैं, नेचर कॉल। कई बार आपने अंग्रेजी में सुना होगा टॉयलेट आ रहा है, वॉशरूम जाना है, तो अपन कहते हैं नेचर कॉल आया है, नेचर कॉल। इसको कहते हैं ना वो मैडम को, मैडम जाएं क्या, तो नेचर कॉल। नेचर कॉल का मतलब है जो स्वाभाविक हो, स्वाभाविकता के साथ में जो आवश्यकताएं पहले से हमारे शरीर में मौजूद है वो स्वाभाविक, यानी कि कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है हमें। बिल्कुल बिल्कुल मनु विष्णु जी, ये अभिप्रेरक के प्रकार नहीं है। अभी इनको मैंने सिर्फ आवश्यकताओं को अलग अलग किन नामों से जाना जाता है ये बताया है। जब हम अभिप्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब हम 3 लोगों का बाकायदा नाम पढ़ेंगे, मास्लो, थॉमसन और गैरेट। ये नाम मास्लो, थॉमसन और गैरेट ने दिए हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण अभिप्रेरक के वर्गीकरण में इसके बाद अलग से है। लेकिन इनको और किन नामों से जाना जाता है ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान रहे। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल मनु जी, मैंने इसलिए तो कहा कि ये अभी अलग से आएगा जिसमें मास्लो, थॉमसन और गैरेट 3 लोगों के नाम आएंगे। तो साहब स्वाभाविक है, नेचर कॉल है। इसके अलावा इनको शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं, फिजिकल नीड भी कहते हैं। अरे भैया भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये मेंटल नीड थोड़ी ना है, ये तो फिजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकता है। एक इसके अलावा इसको जैविक आवश्यकता भी बोल देते हैं कई बार। जैविक यानी कि जीवों के शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आवश्यकता। तो चूंकि जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में, अंग्रेजी में एक लाइन आती है साइंस के अंदर कि देयर आर सो मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर फाउंड इन अवर ह्यूमन बॉडी लाइक सीक्रेशन, रेस्पिरेशन। ये समझ रहे हैं आप? इसका मतलब हमारे शरीर में कई जैविक क्रियाएं हैं, पाचन है, उत्सर्जन है, श्वसन है। इन्हीं का तो परिणाम है कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है। इसी वजह से अनिवार्य आवश्यकताओं को जैविक आवश्यकता भी कहा जा सकता है। तो ध्यान रखना एक बात, इस नाम से जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में पूछे, इन नामों से भी पूछ सकता है कि पहचानो कौन सी स्वाभाविक आवश्यकता नहीं है, कौन सी जैविक आवश्यकता नहीं है, और फिर पहचानना पड़ेगा। लेकिन जैसे आगमन विधि याद हो जाने पर निगमन विधि अपने आप ही याद हो जाती है, उसी प्रकार अनिवार्य के नाम पता चल जाने पर गैर अनिवार्य के अपने आप ही पता चल जाते हैं। आइए कैसे देखते हैं। देखो, हमने कहा अनिवार्य आवश्यकता को जन्मजात, तो फिर भैया गैर अनिवार्य कैसे हो जाएगी? भाई रुपया, पैसा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये कोई मां के पेट से थोड़े लेके आए हैं हम। ये तो यहां संसार में जन्म लेने के बाद पता चला कि उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत अमीर है, तो मैं भी पैसा कमाऊंगा। वो भैया कलेक्टर बन गया तो मैं भी कलेक्टर बनूंगा। इसका मतलब दूसरों को देख के इच्छा हो रही है, तो ये जन्मजात तो हुई नहीं, ये तो अर्जित तो हुई। तो अगर अनिवार्य आवश्यकता जन्मजात है तो फिर भैया गैर अनिवार्य अर्जित आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इसे मैंने कहा कि ये स्वाभाविक है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है। कोई आदमी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई कम में सुखी है, कोई आदमी मान सम्मान का भूखा है, लेकिन कोई साहब सम्मान नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर ये स्वाभाविक है तो फिर भैया ये तो बनावटी हो जाएगी, यानी तो इनको मैं कृत्रिम आवश्यकता बोल सकता हूं, बनावटी आवश्यकता बोल सकता हूं। उल्टा चल रहा है एक दूसरे का मामला बिल्कुल। तीसरा नाम मैंने बताया था कि शारीरिक है, तो अगर ये शारीरिक है तो भैया ये कौन सी आवश्यकता हो जाएगी? शारीरिक का विलोम मानसिक, यानी कि ये हमारे भेजे की उपज है, ये मानसिक आवश्यकता है। इसको मैंने कहा कि ये जैविक है क्योंकि जीवों के शरीर में है, लेकिन रुपया, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ये तो समाज की बात है, समाज से जुड़ी हुई है, इसलिए इनको सामाजिक आवश्यकता भी कह देते हैं।
तो क्लियर कट बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि वो अनिवार्य को अनिवार्य के नाम से पूछे या गैर अनिवार्य के नाम से पूछे, इन नामों से ही पूछ सकता है। तो अच्छे से देख लो इनको एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया दिलीप जी। देख लो आराम से एक बार इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अब सुनो, धीरे धीरे हमने कई चीजें पढ़ ली है बच्चों। अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ लिया, उत्पत्ति पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ी, अभिप्रेरणा का निर्माण किस किस से हुआ ये पढ़ा, आवश्यकता की उत्पत्ति कैसे होती ये पढ़ी, आवश्यकता होते कितने प्रकार की होती है ये पढ़ी, और उसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं ये पढ़े। अब बात आती है एक अलग कंटेंट की, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, अभिप्रेरक वर्गीकरण। ध्यान से देखना, अभिप्रेरक वर्गीकरण, यानी कि अभिप्रेरकों को कौन कौन से प्रकार। अभिप्रेरक होता क्या है? अरे भैया, वो जो चालक होता है ना, जो आवश्यकताओं की मैंने प्रकार बताए, वही अभिप्रेरक हैं। लेकिन ध्यान दें, अभिप्रेरकों के वर्गीकरण के ऊपर सीधा सवाल आता है, और सीधा सवाल इसलिए आता है क्योंकि इसका वर्गीकरण कुछ लोगों ने किया है। तो उन लोगों के नामों से हमको उलझाने की साफ साफ कोशिश की जाती है, और उलझने का काम हमारा नहीं है। मैं आपको सीधा चार्ट के माध्यम से बता देता हूं, कुछ नहीं है, जाते ही काला गोला टिका देना है। देखें क्या है, ध्यान दें, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण 3 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के किया है। कितने मनोवैज्ञानिकों के द्वारा? 3। आपके सीटेट के एग्जाम में साफ साफ पूछा जा चुका है, अभिप्रेरक वर्गीकरण का श्रेय कितने मनोवैज्ञानिकों को जाता है? आंसर था 3। 3 लोगों ने मिलकर के किया है, और वो 3 लोग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला, या मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं, ताकि आपको याद करने में कोई तकलीफ ना हो। बेसिक्स के साथ में समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा याद रखना। अगर वो पूछे अभिप्रेरक का वर्गीकरण कितने मनोवैज्ञानिकों ने किया है, तो उससे पहले यह ध्यान रखना कि अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कितने लोगों ने किया, उससे पहले यह ध्यान रख लेना बेसिक, कि अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। और वो 2 प्रकार, बहुत बढ़िया दिलीप जी, और वो 2 प्रकार हैं प्राथमिक और द्वितीयक। ध्यान रखना, प्राथमिक और द्वितीयक। अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। जो अनिवार्य आवश्यकताओं से जुड़े हैं वो तो प्राथमिक है, और जो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं से जुड़े हैं वो द्वितीयक हैं। पर यह बात हमें यहां नहीं करनी है। अब मुद्दे की बात ही आती है कि इनका वर्गीकरण किस किस ने किया। तो पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राथमिक प्रेरक अनिवार्य आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अनिवार्य आवश्यकता कौन सी होती, वही भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र त्याग। और द्वितीयक प्रेरक गैर अनिवार्य आवश्यकता से जुड़े होते हैं। तो क्लियर कट बात पता चल रही है कि जो प्राथमिक प्रेरक है वो अनिवार्य आवश्यकताओं से जुड़ा है, भूख, प्यास, नींद से। और जो द्वितीयक प्रेरक है वो गैर अनिवार्य आवश्यकता, सत्ता, उपलब्धि, मान सम्मान, इससे जुड़ा है। तो पहले तो इसको देख लो, फिर आगे की बात करें।
चलो जी, अब आगे देखो। अब जैसे यह है अभिप्रेरक, और इस अभिप्रेरक को हमने दो भागों में तोड़ा, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। इन दो प्रकारों में तोड़ा सीधा सीधा। लेकिन अब इनका वर्गीकरण तीन लोग करेंगे, ध्यान रहे। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण तीन लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें पहला आदमी तो है भैया मास्लो, दूसरा व्यक्ति है थॉमसन, और तीसरा व्यक्ति है गैरेट। और ध्यान दीजिएगा, आपको सारे याद करने हैं वो तो ठीक है, पर इस आदमी का याद होना सख्त जरूरी है, गैरेट का, क्योंकि गैरेट सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है अभिप्रेरकों का। इसका नाम बार बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान दें। ये जो भाई अपना मास्लो था, इसने कहा कि प्राथमिक प्रेरक जन्मजात होता है, बहुत बढ़िया दिलीप जी, और द्वितीयक प्रेरक अर्जित होता है। ध्यान रखना, वो पूछता है मास्लो ने प्राथमिक प्रेरक को क्या कहा है, तो कहेंगे जन्मजात। द्वितीयक को क्या कहा है, तो कहेंगे अर्जित। थॉमसन भैया कहते हैं कि साहब ये जो प्राथमिक प्रेरक होते हैं इनको स्वाभाविक प्रेरक कहा जाता है, जबकि द्वितीयक प्रेरक को कृत्रिम प्रेरक कहा जा सकता है। क्लियर कट बात पता चल रही है? किसके हिसाब से किसको क्या कहा गया है, यही इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। बहुत बढ़िया। गैरेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे एग्जाम में बार बार यही आता है। ये प्राथमिक प्रेरक को कहता है जैविक। ध्यान रखना, ये जो भाई गैरेट है ये प्राथमिक प्रेरक को कहता है जैविक, जबकि द्वितीयक प्रेरक को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहता है। तो ध्यान रखना, बताएं तो मैंने तीन हैं, लेकिन याद अगर आपको गैरेट वाला भी रह जाता है तो काफी बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट में हैं आप। तो ध्यान रहे किसके द्वारा किसको क्या कहा गया है, ये कहानी आपके सामने है, फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो हमें अब कई प्रकार की बातें स्पष्ट रूप से पता चल चुकी है, चार्ट के माध्यम से पता चल चुकी है। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपको ये क्लास खत्म होने के तुरंत बाद अब प्रोवाइड भी हो जाएगी पीडीएफ, तो परेशानी वाली बात तो है ही नहीं, नोट्स बनाने में सुविधा रहेगी, जिंदगी मजे से कटेगी। अब सुनो, अब बचता क्या है, तो बचता यह है कि एक टॉपिक बार बार एग्जाम में आता है, कि साहब अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है। अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है, तो सीधी सी बात है भैया, रीट की विज्ञप्ति आई, और रीट की विज्ञप्ति आती हमारे मन में अंदर ये मोटिवेशन आ गई कि भैया हम अब तैयारी करेंगे, हमें मास्टर बनना है, क्योंकि हमें रुपए पैसे की आवश्यकता थी, मान सम्मान की आवश्यकता है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता है, ब्याह शादी की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के हमें आवश्यकता थी, इसलिए हमने तैयारी करना चालू कर दी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप लगातार वो काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो? वो पता चलता है अभिप्रेरणा चक्र से कि जिस बिंदु से आपकी चीज या अभिप्रेरणा स्टार्ट होकर के लगातार चल रही है, वो किस कारण से चल रही है। तो ध्यान देना, सवाल कैसे बनते हैं, तो देखें, अभिप्रेरणा चक्र जो है इसे दो प्रकारों में बांटा जाता है, चार्ट के माध्यम से समझ लो। अभिप्रेरणा चक्र को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला चक्रीय
अभिप्रेरणा चक्र और दूसरा संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र। ये दो नाम है भैया। बहुत बढ़िया दिलीप जी, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा चक्र जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र और एक होता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र। जो बातें आपको ध्यान रखनी वो सिर्फ ये हैं कि चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र अनिवार्य आवश्यकता से जुड़ा है, यानी कि जो भूख है, प्यास है, नींद है, मलमूत्र त्याग है, उन अनिवार्य आवश्यकताओं में कौन सा चक्र पाया जाता है? चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र। जबकि संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र गैर अनिवार्य आवश्यकता से जुड़ा है। ठीक है, इसका मतलब रुपया पैसा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इसमें कौन सा चक्र होगा? संज्ञानात्मक। अनिवार्य में कौन सा है? चक्रीय। और गैर अनिवार्य में कौन सा है? संज्ञानात्मक। ये बात दिमाग में रख लेना। दूसरी चीज, चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र जो होता है भैया, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये अपने आप ही चलता रहता है लगातार, बिना किसी के रोके, लगातार नॉन स्टॉप। आप सोचेंगे कैसे? अभी पता चल जाएगा। देखो डरा ढंग से, नियंत्रण संभव नहीं है। और एग्जाम्पल क्या दिए मैंने? भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग आदि। आप खुद सोचो, अभी आपको भूख लग रही है, खाना खा लो, तो क्या शाम को नहीं लगेगी? क्या शाम को खाना खा लिया तो क्या सुबह भूख नहीं लगेगी? सुबह खा लिया तो फिर शाम को भूख, यानी भूख अभी है तो फिर है, कल है तो परसों फिर है, लगातार चलती रहती है, नॉन स्टॉप। इसका मतलब ये चक्रीय रूप से संचालित होती है, इसी वजह से तो इसको चक्रीय कहा। लेकिन भैया ये जो संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र है, इसके ऊपर नियंत्रण संभव है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है दिमाग से। कैसे? तो देख लो, अभी खुद ही समझ जाओगे आप। रुपया पैसा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जो भी आती है सब, आप खुद सोचो। रुपया पैसा आज नहीं कमाया तो मन को तसल्ली देकर ही कहा जा सकता है भैया अगले महीने कमा लूंगा। अगले महीने नहीं कमाए तो ठीक है सब 2 साल बाद कमा लूंगा, 5 साल बाद कमा लूंगा, कभी तो कमाऊंगा। इसके अलावा मान सम्मान आज नहीं मिला कोई बात नहीं, 2 महीने बाद मिल जाएगा। तो इसका मतलब दिमाग से इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन भूख लग रही है तो खाना तो खाना ही पड़ेगा, प्यास लग रही है तो पानी पीना ही पड़ेगा, और मलमूत्र त्याग है तो वो तो भाग के जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भैया सीधी सी बात है कि अभिप्रेरणा चक्र 2 प्रकार का होता है, एक जो चक्रीय रूप से चलता है और जो दूसरा संज्ञानात्मक। चक्रीय अनिवार्य में होता है, संज्ञानात्मक गैर अनिवार्य। चक्रीय को रोकना संभव नहीं है और गैर अनिवार्य वाले संज्ञानात्मक को दिमाग से रोका जा सकता है। बाकी आपके सामने है, फटाफट से देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अब देखो मैंने आपको यहां
सबसे पहला बताया था चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र, और यह भी कहा था कि इसके ऊपर नियंत्रण संभव नहीं है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम। भूख लग रही है तो वो तो शाम को फिर लगेगी, प्यास लग रही है तो वो वापस से लगेगी, उसको रुकना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्या कारण है? वो इसलिए क्योंकि इस चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र में कुल सिर्फ और सिर्फ 3 पद पाए जाते हैं, सिर्फ 3 पद पाए जाते हैं, जैसे कि आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। सिर्फ ये 3 पद पाए जाते हैं और इन्हीं 3 पदों के कारण ये काम चलता रहता है कंटिन्यू। एक बार आवश्यकता पैदा हो गई तो फिर वो चालक भी पैदा होगा, लक्ष्य तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। लेकिन ये इसके नियंत्रण न होने का कारण भी है। अगर इसमें कहीं दिमागी क्रिया भी जुड़ जाती तो फिर भैया इस पे कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन चूंकि इसमें दिमाग का कहीं इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, इस वजह से इन क्रियाओं पर नियंत्रण संभव नहीं है। तो चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र नियंत्रित इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इसमें सिर्फ 3 पद पाए जाते हैं और वो 3 पद आपके सामने। लेकिन फिर क्या कारण है कि संज्ञानात्मक वाला नियंत्रित हो जाता है? आइए देखते हैं। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र इसलिए कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं 4 पद। कितने पद पाए जाते हैं? 4 पद, जैसे कि आवश्यकता, चालक, लक्ष्य। सिर्फ इतना ही होते तो इस पर भी कंट्रोल नहीं हो पाता, चौथे की वजह से है, और चौथा है संज्ञान। इसकी वजह से कंट्रोल हो पाता है। संज्ञान मतलब मस्तिष्कीय ज्ञान, जहां मस्तिष्क का प्रयोग होगा वहां पर अपने आप ही नियंत्रण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के चक्रीय के 3 पद होते हैं, आवश्यकता, चालक और लक्ष्य, और संज्ञानात्मक के 4 पद होते हैं। चौथा पद क्या होता है? संज्ञान। देख लो इसको आराम से। चलो जी, तो अब कई प्रकार की बातें हमें पता चल चुकी। अब तक जितना हमने पढ़ लिया है, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं, आज की क्लास के लास्ट तक का अब तक हमने जितना पढ़ लिया है, और आज की क्लास जब मैं छोड़ के जाऊंगा जब तक हम पढ़ चुके होंगे, एक सवाल हर हाल में आपका, हम कह सकते हैं 200% ठीक होगा, निश्चित रूप से सही होगा आपका। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? वो तभी होगा जब आप इस तरीके को अपनाएंगे, इस तरीके से याद करके जाएंगे। आइए आज की क्लास का आखिरी टॉपिक और आखिरी पॉइंट मैं आपको पढ़ा दूं। आज की क्लास का आखिरी पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। हम आवश्यकता के प्रकार पढ़ चुके हैं, अभिप्रेरकों का प्रकार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है ये नहीं पढ़ा हमने। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान दें, अभिप्रेरणा को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। एक सकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन, और दूसरी नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन। बहुत बढ़िया मनु बिश्नोई जी, बहुत ही बढ़िया। 2 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत बढ़िया। 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब कुछ लोग क्या है कि ये सोच लेते हैं कि सकारात्मक का मतलब तो अच्छी होगी और नकारात्मक मतलब बुरी होगी। ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया दिलीप जी, बहुत बढ़िया मोहिनी जी। ऐसा नहीं है कि साहब एक तो सकारात्मक है तो बहुत ही बढ़िया और नकारात्मक है तो बहुत ही बुरी। ये इन शब्दों के ऊपर मत जाइए कि सकारात्मक है तो बढ़िया, नकारात्मक है तो बुरी। ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखे हुए हैं।
इनका उससे संबंध नहीं है कि सकारात्मक मतलब तो अच्छा होगा, नकारात्मक मतलब बुरा होगा, है क्या वो समझिए। ध्यान दें, सकारात्मक अभिप्रेरणा स्वयं में स्वतः उत्पन्न होती है। ये लाइन समझना आप, ये ऐसी अभिप्रेरणा है सकारात्मक अभिप्रेरणा जो हमारे अंदर खुद ब खुद उत्पन्न होती है, अपने आप उत्पन्न होती है, दूसरे से इसका कोई लेना देना नहीं होता। और चूंकि ये अपने आप अंदर से उत्पन्न हुई है, इसी वजह से इसे इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। भैया अंदर से आ रही है, बहुत बढ़िया। प्रशंसा, निंदा, प्रतिद्वंदित, नकारात्मक। प्रशंसा, निंदा, प्रतिद्वंदित, नकारात्मक, ठीक है, ओके। खुद से उत्पन्न पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया मनोविष्णु जी, दिलीप जी, बहुत बढ़िया। तो सही भैया, अपने अंदर सही है तो सकारात्मक है क्योंकि ये आंतरिक है। और विशेष बात किसमें पाई जाती है तो देखो, भूख, प्यास, नींद और वही मलमूत्र त्याग, इनके अंदर पाई जाती है। अब लोग बोलेंगे कि साहब वो कैसे मोटिवेशन मिली इसमें, तो मैं आपको बताता हूं। जब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। जब आपको सुबह सुबह प्रेशर आता है, संसार के सभी प्राणियों को आता है, जब आपको प्रेशर आता है सुबह सुबह, तो क्या आपका पड़ोसी बताने आता है? क्या आपको पड़ोसी थोड़ी ना बताने आता है भैया प्रेशर आ रहा होगा, तू जा, मर रहा है तू, जा, वो थोड़ी ना बताना आता है। खुद ब खुद ही पता चलता है, ओ माय गॉड अब टाइम आ गया है, ओहो अब सही समय है, चलो भैया हल्के होके आते हैं। इसका मतलब आप को मलमूत्र त्याग की, भूख की, प्यास की प्रेरणा, मोटिव अपने अंदर अपने आप पता होते हैं, ना कि कोई दूसरा पड़ोसी आपको बताने आता है। इसी वजह से इन्हें इंटरनल मोटिवेशन कहा जाता है। सीधी सी बात है। तो अभिप्रेरणा का पहला प्रकार सकारात्मक, क्यों? क्योंकि अपने अंदर खुद पैदा होती है। क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा, जैसे भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र त्याग। अब इसी का उल्टा दूसरा देख लेते हैं, इसी का उल्टा दूसरा देख लो, नकारात्मक अभिप्रेरणा दूसरों से प्राप्त होती है। ये खुद ब खुद पैदा नहीं होती भैया, दूसरों को देख करके मिलती है। अब दूसरों से मिली है तो भैया अपनी तो हुई नहीं, बाह्य हुई, आंतरिक नहीं हुई। इसी वजह से इसे बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रुपया पैसा कमाने की इच्छा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त करने की इच्छा। अब आप सोचोगे ये कैसे? दो लड़के थे भैया, दो लड़के थे, पप्पू और रमेश। बहुत ज्यादा कहते ना बल घनिष्ठ मित्र थे। तो साहब पप्पू का जो दोस्त था रमेश, वो साहब पटवारी की परीक्षा पास कर गया, पटवारी बन गया। अब साहब पप्पू से इस बात को बड़ा आश्चर्य हुआ। पप्पू देखा यार तो कर्म फूटा है, ये कैसे लग गया? तो पप्पू सुरेश के पास गया और जाकर पूछा, रमेश भैया ये बताओ आप कैसे लग गए? तो उसने बोला, भैया मैं रात को 2 से 5 तक ये नोट्स पढ़ता था। तो उसको देख करके पप्पू के मन में क्या आया कि जब ये कर्म फूटा पटवारी बन सकता है तो मैं कोई बाबू कुछ तो बनूं। तो वो नोट्स ले आया और वो भी तैयारी करने लग गया। इसका मतलब जब अपने दोस्त को कुछ करते हुए देखा तो उसको करते देखते खुद की भी इच्छा हो गई। इसका मतलब ये अभिप्रेरणा उसने खुद नहीं बल्कि दूसरे से प्राप्त की है। इसी वजह से सीधी स्पष्ट बात आपके सामने आ चुकी है। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। जो खुद में उत्पन्न हो पॉजिटिव, जो दूसरों से प्राप्त हो वो नेगेटिव। सकारात्मक को इंटरनल, नकारात्मक को एक्सटर्नल। सकारात्मक के उदाहरण आपके सामने हैं और नकारात्मक उदाहरण आपके सामने हैं। फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए जी, तो आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया विद्यार्थियों, काफी कुछ पढ़ लिया है। मैं कहूं कि बेसिक्स पूरे पढ़ डाले हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, अभिप्रेरणा के कंटेंट्स, अभिप्रेरणा में आवश्यकता की उत्पत्ति, आवश्यकताओं के प्रकार, इसके अलावा अभिप्रेरणा चक्र, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, अभिप्रेरणा के प्रकार, कई प्रकार की चीजें पढ़ डाली हैं। यानी मैं कहूं कि आज जो हमने पढ़ डाला है उसमें से एक सवाल 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% आने वाला है, जिसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जो लेके चलेंगे इस चैप्टर को समाप्ति की ओर। और 2 सिद्धांत अगर आपको याद हैं तो कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, सफलता के झंडे आप ही गाड़ेंगे। मूल प्रवृत्ति का और गहने का अधिगम सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।